वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भैया, मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में वीडियो बनाता हूँ। तो ये पार्ट 1 है 25 मिनट का सिर्फ पार्ट 1 है स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस का। अभी बहुत चीजें मैंने बताने वाला हूँ, बट यार बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं ये नहीं चाहता आप बोर हो। तो मैं 3-4 पार्ट्स बनाऊंगा स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस के 25-25 मिनट के। मैं एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत लंबे होंगे, बट आई होप आपका टाइम जाया नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई लव यू ईच एंड एवरी पर्सन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है और वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता है आप सब वेट कर रहे थे मेरे स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस का कि प्रियांशु भाई आपने तो बोला था 14,000 सब्सक्राइबर पे अपलोड करोगे वीडियो, लेकिन आपने तो की नहीं। हम वेट कर रहे हैं। इतने ज्यादा मैसेजेस, इतना ज्यादा प्यार। ओके, बहुत रिस्पेक्ट है आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच जो मेरे साथ बने हुए हैं। और हम इकट्ठे ही बहुत सारी चीजें अचीव करेंगे, माइलस्टोन्स अचीव करेंगे। और ये जर्नी बहुत ही रोमांचक रही है मेरी स्टूडेंट लाइफ की। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया, मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। 2-4 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जैसे रिजल्ट आता है फिर मैं वर्क परमिट फाइल करूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू फाइल वर्क परमिट। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो कनाडा आना चाहता है, जिसकी कनाडा की फ्लाइट है, जो इंडिया में फंसा हुआ है, जो ऑनलाइन क्लास लगा रहा है। आप चाहे बड़े हो, छोटे हो, जो जैसे भी हो, कोई भी हो, ठीक है। क्या पता आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिले। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी तो बांधनी पड़ेगी भैया आपको। अगर वीडियो देखनी है तो एक साइड कोने में बैठ जाओ और ईयरफोन लगा लो, सारी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए कि प्रियांशु ने जो जो चीजें बताई हैं उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एयरपोर्ट पिकअप से। तो दोस्तों, मेरी प्यारी सी फ्रेंड है दिलप्रीत कौर मान, जिसका मतलब मैं मिला था इससे अपनी फ्रेंड से इंडिया में तीन साल पहले। तो ये 3 साल पहले ही आ गई थी कनाडा। तो मेरे हालांकि रिश्तेदार हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ कि मुझे आना था कनाडा, ठीक है। एयरपोर्ट पिकअप का क्या था कि मुझे कनाडा आना था, तो फिर मैंने ना बहुत लोगों को कांटेक्ट किया कि कहाँ मुझे रहने को मिल जाए ताकि मैं सेटल हो जाऊँ थोड़ा सा, ताकि मैं अकोमोडेशन फाइंड कर लूँ। लेकिन मुझे रिश्तेदारों ने मना कर दिया या बहाने लगाने लग गए। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ, शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही मुझे पता लग गया रियलिटी क्या है दुनिया की, और आप लोगों की वजह से ही मैं अपने दम पर यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मेरी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गई है। और आप लोगों की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और मेहनत करूँगा, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो मुझे पता ना लगता दुनिया का। तो ऐसे धक्के लगना तो जायज़ ही। मेरी ये सजेशन रहेगी अगर आपको कनाडा आना है तो प्लीज फ्रेंड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना। कई बार मैं सभी रिश्तेदारों की बुराइयां नहीं कर रहा, 10 से 20% रिश्तेदार बहुत ही अच्छे होते हैं, 30% ही लगा सकते हो, ठीक है। 40 या 30-40 ऐसे लगा सकते हो, लेकिन 60% रिश्तेदार जो होते हैं वो अपने ही सोचते हैं, वो कभी हेल्प नहीं करते। तो मैं तो यही सोचूंगा। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे पिकअप किया, 15 दिन घर में रखा, बहुत ज्यादा, मतलब 3 टाइम की रोटी। क्या बात है दिलप्रीत, अगर वीडियो देख रही हो तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू थैंक यू, क्योंकि यार शुरू में ना जो आपकी हेल्प कर देता है वो लाइफ टाइम के लिए आपको याद, आपके दिल में रहता है। तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है दिलप्रीत के लिए, अमरवीर के लिए। बहुत फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शुरू में मेरी बहुत हेल्प की। और एयरपोर्ट पिकअप मेरा बहुत ही बढ़िया गया था कि दिलप्रीत ने मुझे पिकअप कर लिया था और एयरपोर्ट पिकअप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। दिलप्रीत ने मुझे पहचान भी लिया था और दिलप्रीत ने मुझे ढूंढ भी लिया था मैं कौन से टर्मिनल से निकलने वाला हूँ, क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट पे वाईफाई थे, ठीक है।
हॉटस्पॉट थे वहाँ पे। अब एयरपोर्ट पे वाईफाई मैंने यूज किया और वहाँ पे मैंने दिलप्रीत को व्हाट्सएप के थ्रू लोकेशन सेंड की, तो दिलप्रीत ने मुझे पिकअप कर लिया। तो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ और ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी फ्रेंड मिली। भगवान, बहुत लॉयल फ्रेंड मिली तो मिली, बट लॉयल फ्रेंड मिली। और 4 साल हो गए और भगवान करे ऐसी बॉन्डिंग बनी रहे उसके साथ। अभी मिला नहीं हूँ, जब कार ले लूंगा, ये तो मेरे फ्रेंड की कार है, जब कार ले लूंगा, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, तो मैं स्कारब्रो जाऊंगा उससे मिलने, तो जरूर व्लॉग बनाऊंगा। तो ये रहा मेरा एयरपोर्ट पिकअप, ठीक है। एयरपोर्ट पिकअप के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में आती है, वो है अकोमोडेशन में। तो अकोमोडेशन की बात की जाए तो अकोमोडेशन के अंदर आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि जहाँ पे आपका कॉलेज है वहाँ का डिस्टेंस और आपके घर का डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो, ताकि आप आराम से ट्रैवल कर सको। हालांकि जो मेरा घर है वो मेरे कॉलेज से 4 किलोमीटर दूर है, तो मुझे पूरे 1.5 घंटे लगते थे जाने में और 1.5 घंटे लगते थे आने में, तो 3 घंटे मेरे बर्बाद होते थे। और हालांकि बाकी लोगों का कैंपस के पास था घर, जिन्हें 15 मिनट लगते थे जाने में, 15 मिनट लगते थे आने में, और आधा घंटा ही उनका वेस्ट होता था। तो मैं अकोमोडेशन के लिए यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका कॉलेज आपके घर के पास होगा तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी आती है पार्ट टाइम जॉब्स की, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो अकोमोडेशन ढूंढने के लिए मैं और पीयूष निकले थे और हमने कम से कम 7 दिन किचनर में अप डाउन किया। राइड्स के थ्रू हमने पैसे खर्च किए, हमने कम से कम $200 to $400 ऐसे ही खर्च कर दिए। स्कारब्रो से किचनर जाना, किचनर जाके सबसे पहले कॉलेज रजिस्ट्रेशन कराई, कॉलेज रजिस्ट्रेशन के बाद अकोमोडेशन ढूंढने में लग गए। बहुत जगह देखी, कई जगह ये लोग मांग रहे थे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड है, कई जगह ये लोग मांग रहे थे आपको गारंटर रिक्वायर्ड है, कई जगह ये लोग मांग रहे थे आपके बैंक बैलेंस चेकिंग अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट थी अजीबो गरीब। लेकिन इतना सारा सहने के बाद, मतलब बहुत पैसे खर्चने के बाद हमें एक घर मिला। तो ये है अपर हाउस जहाँ मैं रहता हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना अपर हाउस के बारे में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या घर है। तो इसका रेंट मैं दे रहा हूँ $325 पर मंथ और टोटल रेंट है 1770, जिसमें 5 लोग रहते हैं और 3 BHK है। और ये अकोमोडेशन ढूंढने में हमें लग गए थे कम से कम 7 दिन लग गए थे। कनाडा में एंटर होते ही दिलप्रीत ने संभाला। 15 दिन मुझे पता है दिलप्रीत के घर ही रहा, जो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे मतलब खाना बना के दिया। यार अभी भी याद आते, मतलब मम्मा भी थे ना उनके, तो उनके मम्मा भी मुझे खाना बना के दे दिया करते थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे, घर वाला बिल्कुल टेस्ट आता था। तो 15 दिन मैं दिलप्रीत के घर रहा, फिर मैंने अकोमोडेशन ढूंढने की सोची, यार अकोमोडेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक बार तो हार ही मान गए कि हम मूव हो जाते, स्कारब्रो ही रह लेते, कॉलेज चेंज का सोचने लग गए थे। दिमाग में आ गया था कि कॉलेज कैसे चेंज करें, क्योंकि कॉनेस्टोगा कॉलेज में जो किचनर एरिया है ना, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे वाला इलाका है, मॉडर्न, यहाँ पे घूमने की ज्यादा जगह नहीं है किचनर में, एज कम्पेयर टू टोरंटो डाउनटाउन। स्कारब्रो चल गया, जैसे टोरंटो में लेक शोर है, बहुत बढ़िया जगह है वहाँ पे, और वहाँ पे इंडियन स्टोर्स भी बहुत ज्यादा हैं। आप वहाँ पे जाके इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो। यहाँ पे हैं लेकिन 2-4 रेस्टोरेंट है, या मैक्सिमम 10 होंगे, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन 80+ है टोरंटो डाउनटाउन में। तो हमने ये सोचा था, लेकिन फाइनली हमें अकोमोडेशन मिल गई। तो अकोमोडेशन ढूंढते फाइनली जाके ये अकोमोडेशन मिली। तो जो हमारा लैंडलॉर्ड है बहुत ही ज्यादा चिल आउट है और इंडियन है, और कभी भी उन्होंने हमें परेशान नहीं करा। जब कोविड आया, कोविड में ना हम सबके पास रेंट नहीं था, तो ये हमारे लैंडलॉर्ड ने कह दिया कि भैया कोई बात नहीं, आप 3-4 महीने बाद रेंट दे देना इकट्ठे। तो ऐसा लैंडलॉर्ड बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और हमेशा आप ध्यान रखा करो कि जब भी आप कोई अकोमोडेशन ले रहे हो, अकोमोडेशन आप बुक कर रहे हो, उसमें यूटिलिटीज इंक्लूडेड होनी चाहिए। यूटिलिटीज क्या होती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल और इंटरनेट का बिल सारा इंक्लूड होता है रेंट में।
अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा बिजली यूज करते हो या वाटर एक्स्ट्रा यूज करते हो उसका तो बिल देना ही, अगर ज्यादा यूज किया तो उससे ज्यादा बिल आएगा। अलग अलग मीटर होते हैं। जरूर आप देखना कि जब भी आप अकोमोडेशन लो ताकि आपको यूटिलिटीज साथ में मिले, ठीक है, यूटिलिटीज का आप एक्स्ट्रा पे ना करो। अपार्टमेंट्स वगैरह में शायद यूटिलिटीज अलग होती हैं। तो अकोमोडेशन का फर्स्ट चीज ये है। सेकंड चीज है लीज पे रहना सीखो। लीज पे रहने के लिए मैं क्यों आपको सजेस्ट करता हूँ, लीज पे रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि जब आप टैक्स फाइल करते हो, टैक्स फाइल करने के बाद जब आप टैक्स फाइल कर लेते हो तो आपको रेंट वापस आता है। आप जो रेंट पे करते हो उसका 10% आपको वापस आता है। जैसे अगर आपने 10 महीने में $3,000 मतलब भर दिए, जैसे मैंने $3,250 रेंट दिया 10 महीने में, तो मुझे 300 मतलब उसका 10% मुझे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि लीज पे रहने का क्या होता है, एक एश्योरिटी हो जाती है कि हाँ एक एश्योरिटी है कि हम लीज पर रह रहे हैं, ठीक है। और सेकंड चीज ये आती है कि अगर आप लीज पे नहीं रहते आपको घर चेंज करने पड़ते हैं। घर चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और दर्दनाक होता है। मेरी फ्रेंड है रुचि का तो पता ही होगा, उसने कम से कम 3-4 घर चेंज किए हैं क्योंकि कई बार वो लीज पे नहीं रहते थे, कुछ नहीं रहते क्योंकि कुछ मजबूरियां होती हैं, कई बार को साइनर नहीं मिलता ये वगैरह। तो लीज प्रायोरिटी रखा करो, अदरवाइज आप वैसे भी रह सकते हो क्योंकि अगर आप लीज पे रहोगे आपको मतलब टैक्स रिटर्न आ जाएगा। फर्स्टली आप सिक्योर्ड रहोगे, है ना, कि आप लीगली रह रहे हो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो लीज पे रहना जरूर एक बार चेक कर लेना है। तो ये रही मेरी अकोमोडेशन की। तो अब बात करते हैं हम पार्ट टाइम जॉब्स की। तो भैया पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने के लिए हम लोगों ने जो चने चबाए आपको नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे कि हमने बहुत एजेंसीज में रजिस्ट्रेशन कराया, हमें कोई नॉलेज नहीं थी कौन सी एजेंसी कहाँ पे है, क्या चीजें हैं, कहाँ जॉब मिलती है, कौन कौन से टाइप की जॉब्स हैं, ये सारी चीजें। तो हमें कम से कम 4 महीने लग गया जॉब ढूंढने में। 4 महीने हम वेले थे घर में, मतलब क्लास लगाते थे फिर घर आ जाते थे। 4 महीने हमने कुछ नहीं किया। पांचों के पांचों, मैं हो गया, वंश हो गया, दिशांत हो गया, पीयूष हो गया, जसकरण तो सितंबर में आया था पिछले साल, उसका 1 साल का कोर्स है। तो भैया हमने 4 महीने कुछ भी नहीं मिला। मतलब जॉब जरूरी ये नहीं है कि हमें 4 महीने बाद जॉब मिली कि आपको भी मिलेगी। बहुत लोगों को मतलब दूसरे दिन से जॉब मिल गई। हमें ना तरीका नहीं पता था कि जॉब कैसे ढूंढते हैं, कैसे कनेक्शंस बनाते हैं। तो फिर मैं आपको रामबाण तरीका बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको ना मैनेजर्स के साथ लिंक्ड अप करना है, एम्प्लॉय के साथ नहीं करना, क्योंकि एम्प्लॉय भी मैनेजर से ही बात करेगा आपको रखने के लिए। तो जितना ज्यादा आप मैनेजर से ज्यादा बातें करोगे, कन्वर्सेशन करोगे, सबसे पहले आप कोई भी स्टोर चले जाओ, ठीक है, उधर स्टोर जाके मैनेजर से बात करो, योर स्टोर इज प्रीटी गुड, मैंने भी ऐसे काम किया है, इंडिया में काम किया है मैंने। So I was wondering, are you guys hiring right now or not? Like, ये आप ऐसे अगर बोलोगे उन्हें तो फिर वो बोल दे श्योर वी विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू, ओके, हम आपको डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे गलतियां मैंने की, जैसे हमने ना अप्लाई किया बहुत जगह लेकिन हमने फॉलो अप नहीं किया। फॉलो अप करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे यू विल नॉट एबल टू गेट जॉब, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स मिलने के लिए आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। तो फॉलो अप कैसे कर सकते हो? फॉलो अप कैसे कर सकते हो? जैसे आपने मैनेजर को कॉल कर दी, ठीक है, मैनेजर को कॉल करने के बाद उनसे जॉब्स के बारे में पूछा, जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, ठीक है। जब आपको पता लग गया कि हाँ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उनसे पूछ लेना कि कब तक नहीं है। एक डायरी ले लेना, मेरे रिकमेंडेशन से एक डायरी ले लेना या मोबाइल में नोट्स खोल लेना, जहां जहां आप कॉल कर रहे हो उनसे पूछना कि कब तक हो सकती है जॉब्स अवेलेबल। वो आपको बता देंगे कि शायद अगले महीने से स्टार्ट है, वो डेट लिख लो, ठीक है। वो डेट लिखने के बाद आपके पास ना पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा कि कौन सी एजेंसी है, कौन सा स्टोर है जहां मैंने कॉल की थी, वो कब कह रहे थे कि कब आना। तब आपके पास एक लिस्ट हो जाएगी। मतलब क्या पता आप 15 जगह अप्लाई करो, 15 जगह फॉलो अप करो, भैया एक जगह तो जॉब मिलेगी। अगर आप फॉलो अप कर रहे हो,
क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं रिज्यूमे दे के चले जाते हैं, रिज्यूमे देने का कोई भी फायदा नहीं होता है अनटिल और अनलेस आपका कोई नोन वहाँ पे काम कर रहा हो रेफरेंस दे दे। और सेकंड है कि उन्हें जेन्युइनली बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करोगे, अगर आप रिकॉर्ड करते रहोगे, आप सीरियसली आपको जॉब मिल जाएगी। हमें 4 महीने इसलिए लग गए। तो ये था मेरा पार्ट टाइम जॉब का। तो मैं अब बताता हूँ मेरी फर्स्ट जॉब कौन सी थी। मेरी फर्स्ट जॉब तो हमने लगाई थी फर्स्ट जॉब, यहाँ पे एक फैक्ट्री है पीएनजी। तो पीएनजी फैक्ट्री है ब्रैंडफोर्ड में, 100 किलोमीटर दूर है। तो हमें राइड्स के पैसे देने पड़ते थे $15। तो यहाँ पे राइड शेयर होता है। राइड शेयर क्या होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो, जैसे मेरे दोस्त की कार है ये, ठीक है, अगर ये मेरी होती, अगर मैं सोचता चलो ठीक है यार मैं शिफ्ट लगाने जा रहा हूँ, 4 बंदे उठा लेता हूँ, तो $60 मेरे वहां से बन जाएंगे और साथ में मैं शिफ्ट लगा लूंगा, 160 एक दिन के बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो राइड शेयर पे हम जाया करते थे। मुझे बहुत ही ज्यादा सबसे घटिया चीज मतलब फैक्ट्री में काम करने लगता है। तो मैंने बहुत ही काम किया है। मेरी फर्स्ट जॉब थी पीएनजी में, मैंने काम किया। पीएनजी के बाद इन्होंने बेलविका चॉकलेट फैक्ट्री में काम किया है, फरेरो चॉकलेट फैक्ट्री में काम किया है, सिंडिकेट एक पता नहीं आग की भट्टी में डाल दिया था भैया मुझे, वहाँ पे काम किया है। 8-8 12-12 घंटे की शिफ्ट्स लगाई हैं और कई बार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि अवॉइड किया करो या फैक्ट्री शिफ्ट्स। देखो अब जाके मुझे रेस्टोरेंट की जॉब मिली है, तो रेस्टोरेंट की जॉब बहुत ही ज़्यादा ईजी है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बट ईजी है यार। क्योंकि अगर आप ऐसी जॉब्स करोगे तो आप अपने बॉडी का भी ध्यान रख पाओगे। जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट काम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक टाइम का खाना वहीं से मिल जाता है, मैं पेट भर के खा लेता हूँ। वहाँ पे जो मर्जी खा लो, कोई भी सब्जी खा लो। लेकिन फैक्ट्री में क्या होता है, सबसे पहले जो इनकी शिफ्ट होती है वो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है और आफ्टरनून शिफ्ट होती है। जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो 7:30 बजे से शुरू होती है और 2:30 बजे खत्म होती है, जिसमें 2 ब्रेक्स होती है 15-15 मिनट की। तो आप खुद ही सोच लो, हम 4 बजे उठते थे सुबह, 4 बजे उठ के पैकिंग करते थे खाने की। फिर 1 घंटा मतलब 7:30 इनकी शिफ्ट शुरू होती थी, तो हमको 6 बजे ही निकलना पड़ता था। वो राइड वाला 6 बजे आ जाता था, तो 1.5 घंटा हमारा ट्रैवलिंग में वेस्ट होता। तो ऐसे टोटल 3 घंटे वेस्ट होते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक चीज होती थी, क्योंकि कई बार ना इतना ज्यादा थकान हो जाती थी कि पूछो मत। फिर कई बार बॉडी कह देती थी यार ना कर, बस बहुत हो गया। लेकिन जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो आ जाती हैं। और यही चीज है कि हमने फैक्ट्रीज बहुत लगाई हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की है यार, हद कैसे बताएं कि जो आप खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे पे, इसके पीछे कितने गम है, कितनी बार मैं रोया, कितनी बार मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। पेरेंट्स के साथ इसलिए नहीं डिस्कस किया, मॉम डैड को बताएंगे बच्चे तो मॉम डैड वहाँ पे परेशान होंगे। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं जो जिम्मेदारी ले लेते हैं अपनी और कुछ नहीं बताते, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आपको थोड़े से घटिया मिल जाएंगे, मतलब 60-70% मिल जाएंगे, 60-70 नहीं, मतलब 20 से 30% मिल जाएंगे घटिया इंटरनेशनल स्टूडेंट। लेकिन 70% बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा। आप भी आओगे, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, कभी घबराना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आप एक दिन ना बहुत ही ज़्यादा आगे जाओगे और आसमान छूओगे और मॉम डैड का नाम जरूर रोशन करोगे। तो मैंने कौन कौन सी जॉब्स की हैं मैं अभी बताता हूँ। सो अभी मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ जॉब्स जो मैंने की है, ठीक है। तो फर्स्ट जॉब मैंने की थी फैक्ट्री शिफ्ट्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो है फैक्ट्री शिफ्ट्स। ओके, तो फैक्ट्री शिफ्ट्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सेकंड टाइप ऑफ जॉब की थी मैंने सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी का लाइसेंस अगर आपने बनवाना है, आप मुझे जरूर डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। 21 डेज में बन जाता है, कोई ज़्यादा मतलब इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको मैं क्वेश्चन पेपर्स भी दे दूंगा, जिसे आप पढ़ के आराम से 70-80% ले लोगे, क्योंकि भाई की थोड़ी सी बनती है, यहाँ पे चलती है भाई की,
थोड़ी सी चलती है, चलती तो है। मैंने बहुत सारे लोगों को पीडीएफ सेंड किया और सभी ने 80-80, 90-90% लिए वो पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर थे वो पढ़ के। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी सिक्योरिटी गार्ड की लाइसेंस बनवाने में और आपको शिफ्ट्स प्रोवाइड करवाने में, ठीक है। मेरा जितना हो सके मैं उतनी हेल्प करूंगा आपकी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी जिंदगी में हार मत मानना, ठीक है। अगर आप हार मानने लग गए तो फिर फायदा क्या, इतने पैसे लगा के आप कनाडा आए हो। तो ये चीज़ें होगी मेरी। मैंने पहले किया फैक्ट्री शिफ्ट्स, फिर मैंने किया सिक्योरिटी शिफ्ट्स की हैं। सिक्योरिटी के बाद मतलब एक आग की भट्टी वाला, पता नहीं, बहुत ही गंदी वाहियात जगह थी वो। मुझे तो रोना निकल गया। 12 घंटे की शिफ्ट लगाई थी वहाँ पे। बताऊँ क्या चीज़ थी वहाँ पे? लोहा भट्टी में डालना होता था। मैंने कहा यार कैसे काम है यार, कैसे करने पड़े। तो पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हमने की हैं, फैक्ट्री शिफ्ट लगाई हैं, ये सारी चीज़ें हमने की हैं, तो ये इन चीज़ों ने ना हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस करोगे, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। तो पहले आपको बहुत बोरिंग लगेगा यार, क्या है या क्या है। पर जब पे चेक आता है, जब अगले हफ्ते पेमेंट आती है, तब थोड़ा दिल को सुकून मिलता है यार, कुछ ना कुछ बढ़िया किया हमने ज़िंदगी में, हमें पैसे मिल गए, अब थोड़ा थोड़ा करके कर्जा उतार देंगे, ये वगैरह चीज़ें। तो इसके बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने बस फैक्ट्री शिफ्ट की हैं और सिक्योरिटी की शिफ्ट की है। अब मैं कर रहा हूँ रेस्टोरेंट में। तो अभी मैं थोड़ी देर में रेस्टोरेंट निकलूँगा, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो फिर आप मेरी एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं बताऊँ क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो ये थी मैंने जो जॉब्स की है कनाडा के अंदर, ठीक है। अब बात करते स्टडीज के बारे में कि मेरी स्टडीज कैसी हैं। तो भैया मेरी स्टडी बहुत ही ज़्यादा इजी थी। इजी मतलब इन द सेंस यहाँ की जो स्टडी है कि अगर आपके जो 100% है वो डिवाइड हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, असाइनमेंट्स के अंदर, फाइनल प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप फाइनल एग्जाम नहीं देते हो 20% का, लेकिन अगर आप असाइनमेंट्स टाइम पर करते हो और असाइनमेंट सबमिट कर देते हो, तब आपको उसके परसेंटेज, उसके मार्क्स मिल जाते हैं। और मतलब आपको 80% तक, मतलब 55% वाला बंदा यहाँ पे पास होता है। तो मेरे 4 सेमेस्टर थे। फर्स्ट सेमेस्टर, अभी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आना है। तो CGP मेरी बन गई 3.5 4 में से, तो 3.5 3.4 ऐसे जा रही है अभी। तो वर्क परमिट के बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपके कम CGP आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी 2.5 CGP है देन यू आर एलिजिबल फॉर वर्क परमिट। आप वर्क परमिट फाइल करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रायोरिटी रखो कि आपके 55% आ जाए। 55% आने के बाद जैसे ही आपके 55% आ जाते, इसका मतलब आप पास हो गए। फिर आप काम पे ध्यान दो। सबसे पहली प्रायोरिटी रखो कि अगर आप पहली प्रायोरिटी रखोगे पढ़ाई, तो फिर आप सही रहोगे, ठीक है। अदरवाइज टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो स्टडीज़ का ऐसे ही था और बुक्स नहीं ली थी सारा। लैपटॉप आप कोई भी लेके आ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया लैपटॉप कौन सा लेना है। लैपटॉप आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, बट वो आप देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मेरा वेब डिज़ाइनिंग है, मुझे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कई सॉफ्टवेयर हाई प्रोसेसर डिमांड करते हैं, कई सॉफ्टवेयर नहीं करते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड है, ठीक है। और अगर आपको चीज़ लेनी है, मतलब लैपटॉप बाय करना है, तो इधर से ही बाय करना। इंडिया से लेके आओगे कोई फ़ायदा तो होने नहीं वाला अगर इंडिया से लेके आओगे। अगर आपके पास पड़ा है, मतलब रखा हुआ है, देन इट्स ऑलराइट। अदरवाइज आप अगर इंडिया से लेके आओगे, यहाँ पे आके चले ना चले, वैसे तो चल जाएगा ऑलमोस्ट केस में। वैसे मैं कह रहा हूँ अगर रिस्क फैक्टर क्यों लेना, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो इधर आके लेना, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ले लेना, ठीक है। अगर ऑलरेडी है तो फिर वो लेके आ जाना यहाँ पे कनाडा में, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे मोबाइल प्लान की। तो
मोबाइल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है कनाडा में। कि मैंने फ़ोन लिया था, मेरा जो फर्स्ट फ़ोन था कनाडा में वो है S10 Plus, जो अभी तक चल रहा है और इसकी क्वालिटी आप देख रहे हो बहुत अच्छी है और ये 4K भी रिकॉर्डिंग हो जाती है इसमें। तो मैंने व्लॉगिंग के लिए लिया था और मैं इसका अभी तक पे कर रहा हूँ $113, तो $113 पे कर रहा हूँ, जिसमें $60 का प्लान है और बाकी $43 इंक्लूडिंग टैक्स इसकी किस्त है। तो ये चीज़ें ली है मैंने और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। अब S10 Plus तो भैया 90-80 डॉलर पर मंथ में मिले। आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मोबाइल ले रहे हो, आईफोन वगैरह ले रहे हो, तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि ये किस्तें ना बहुत ही ज़्यादा चुभती हैं। अगर आप ले लेते हो फ़ोन $115 ये पर महीना देना है ये वगैरह, फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो प्लान ना जैसे ये 113 में मुझे मिला, कई लोग तो $175 भर रहे हैं पर महीना, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो जो मैंने फ़ोन लिया था वो S10 Plus लिया था और इसकी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होती है। आपको एक गारंटर चाहिए होता है जो कनाडा में रह रहा हो पिछले 6 महीने से, क्योंकि अगर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा मोबाइल लेने में, क्योंकि आप स्टूडेंट न्यू आए हो और आपका पासपोर्ट ही आपकी आइडेंटिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मोबाइल लेना है तो मोबाइल ज़रूर ले लेना अगर आपको चाहिए होगा। अगर रिक्वायरमेंट है तो बढ़िया है, अदरवाइज सारे मोबाइल फ़ोन चल जाते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियोस भी बनाई है, तो ऊपर रिकमेंडेशन आ रही होगी, आप हर वीडियोस जरूर देख लेना। मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस रिकमेंडेशन में डाल रहा हूँ, ऊपर आई नोटिफिकेशन पे क्लिक करना और वीडियो आप देखते रहना। ठीक है, तो ये रहा मेरा फ़ोन का एक्सपीरियंस। और अब मैं बात करता हूँ आईडी के बारे में, कि आपको कौन सी आईडी बनवा लेनी चाहिए आते। ठीक है, तो आज तक जब मैं आया हूँ कनाडा, मुझे 1.5 साल हो गया, तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ये बात बताना चाहता हूँ कि आते ही आप अपना जीवन दे दो। ठीक है, जीवन के बारे में अगर जानना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो जरूर देख लेना। तो जीवन ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन, क्योंकि वो एक आपकी आइडेंटिटी हो सकती है। अदरवाइज आपको क्या करना होता है, आप हर जगह जाओगे आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास G2 है, जीवन का अलग कार्ड होता है, G2 का अलग कार्ड होता है। जैसे ये जीवन है, ठीक है, ये है मेरा जीवन लाइसेंस। ठीक है, ये ओंटारियो का ड्राइविंग लाइसेंस है। तो मेरे पास एक आईडी ये हो गई है। तो इससे क्या होता है कि अगर मुझे कहीं जाना होगा, अगर कोई मेरी आईडी मांगेगा, सर्विस कनाडा या कोई भी ऐसी जगह जाना होगा, ठीक है, तो आपको जीवन की जरूरत होगी। तो ये है मेरा G2, वो जीवन था, ये G2 है, बस उसमें डिफरेंस ये है, इसमें G2 लिखा होता है, उसमें जीवन लिखा होता है। ठीक है, और ये मेरी आइडेंटिटी है। आप सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनवा सकते हो, ये आपकी आइडेंटिटी बन सकती है। ठीक है, ये आपका सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस है। सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के बाद आपके पास ये लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर ये स्मार्ट सर्व का लाइसेंस है तब आप अच्छे से जॉब फाइंड कर सकते हो, रेस्टोरेंट में आपको जॉब्स मिल जाएंगी। तो ये सारे लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी हैं, तो आपके पास होने चाहिए ताकि यार आपकी कोई आइडेंटिटी बन सके। ठीक है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने लाइसेंस का काम जितने जल्दी करा सकते हो करा लेना, ताकि आपकी कोई आइडेंटिटी बन जाए, आपको पासपोर्ट लेके इधर उधर घूमना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि यार बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है पासपोर्ट इधर उधर लेके घूमने में, बहुत बड़ा होता है और बैग में रखना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर हम कोई आईडी दिखाते हैं वगैरह, पासपोर्ट दिखाते हैं, तो वो चेक करते हैं कई बार यस कई बार नो। तो मैं यही कहूँगा कि अपना जीवन का लाइसेंस बनवा लेना, अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लेना, ताकि आप अपने आप खुद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं अबाउट लाइसेंसिंग। तो लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइसेंस का ज़रूर करना। ठीक है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ ऊबर ईट्स के बारे में, जो ऊबर ईट्स साइकिल पे होती है। ठीक है, तो भाइयों सीन ये है ऊबर ईट्स का कि कनाडा के अंदर अगर आपको ऊबर ईट्स करनी है, ठीक है, ऊबर ईट्स करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए और सिन चाहिए। ठीक है,
सिन पर है उबर ईट्स। यहाँ पे कोई भी काम अगर आप करते हो लीगली या सिन पे होता है, उसका रिकॉर्ड चढ़ जाता है। भले ही उबर ईट्स में आवर शो नहीं होते हों, लेकिन वो सिन पर है। आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना। ये ना सोचना कि यार हम बहुत पैसे बना रहे, चलो 30 घंटे काम कर लेते हैं, 35 घंटे काम कर लेते हैं। ये सिन पर है मेरे भाई, ठीक है। और इसका सेकंड चीज़ है, अगर आप उबर ईट्स कर रहे हो, उबर ईट्स करने के बाद अगर आप उसका पे नहीं करते टैक्स, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो इसका टैक्स आपको पे करना पड़ता है। ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। और T4 फॉर्म आपको मिलेगा अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू काम करोगे। यहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज है जो फैक्ट्रीज में शिफ्ट दे देती हैं। तो अगर आप फैक्ट्रीज में काम करोगे, आपको एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू आपको कम से कम मतलब T4 फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपकी अर्निंग आपको वापस मिलेगी। पैसे कटे जाते हैं ना, टैक्स कटे जाता है। जितना हम कमाते हैं ना, जितना ज़्यादा कमाते जाएंगे उतना ज़्यादा टैक्स कटता जाएगा। तो फिर मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप एक ट्राई करना कि उबर ईट्स में ना, जब भी आप अगर आप कमाओ साइकिल पे, ठीक है, साइकिल बहुत लोग करते हैं उबर ईट्स, उसका टैक्स जरूर उसका ध्यान रखना। उसके जो पैसे 10 से 20% साइड पे रख लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ये ना हो कि भैया मैंने तो $2000 टैक्स ही भरना है, मैं कैसे भरूं ये वगैरह, फिर आपके पास नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो मैं नहीं चाहता ऐसी चीज़ें हों। तो उबर ईट्स, ये है उबर ईट्स साइकिल के बारे में जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और किचनर की बात करें तो किचनर में बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि किचनर में ना, यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इलेक्ट्रिक बाइक भी कम से कम $1200 से $1500 तक की मिलती है यहाँ पे। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि हाँ चलो इलेक्ट्रिक बाइक में इन्वेस्ट कर देते हैं और उबर ईट्स कर लेते हैं, सबसे पहले आप ये ट्राई करो कि आपको ईजिली जॉब मिल जाए, ठीक है। जॉब कैसे मिलनी है, मैंने उसका एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है पार्ट टाइम जॉब्स का। तो फिर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। उबर ईट्स के रिलेटेड ये है उबर ईट्स के रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया है। तो बात करते हैं होम सिकनेस की। तो होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है मेरे दोस्तों। यहाँ पे मुझे होम सिकनेस होती रहती है, बट मैं शो नहीं करता हूँ। बहुत ही मुश्किल से अपने आप का ध्यान, अपने आप को मतलब बिजी रखना पड़ता है। जब ट्राई किया करो कि आप बिजी रहो, ठीक है, नहीं तो फिर आप होम सिकनेस, मॉम डैड की याद बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे कोई नहीं है वैसे अपना, है ना, सभी मतलब ही होते हैं। वैसे मैं सच बताऊं, ये रियलिटी है। आपको बिना मतलब कि कोई नहीं याद करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट मॉम डैड। बाकी सब अपना मतलब निकालने के लिए यहाँ पे है, ठीक है। दोस्त भी जो बनते हैं वो भी मतलब ही होते हैं, वो भी मतलब के लिए बनते हैं। बट एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शंस में आते हैं कुछ दोस्त मेरे। लेकिन बाकी मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वीडियो देखेंगे फिर कहेंगे यार मुझे तो मतलब ही बोल दिया, ठीक है। तो दो तीन लोगों को छोड़ के वैसे मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, आपको भी नहीं करना है। और होम सिकनेस से बचने के लिए, अगर आप होम सिकनेस का शिकार होने वाले हो तो उससे पहले आप अपने काम पे ध्यान दो, कोई हॉबी फॉलो करो, कोई पैशन फॉलो करो, जिसकी वजह से आप खुश भी रहो और मम्मी पापा की याद कम आए। यार बात हो जाती है बट बहुत प्रॉब्लम आती है, होम सिकनेस होती है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड आई एग्री विद योर ओपिनियंस एज वेल। सो गाइस, बस यही कहना चाहता हूँ, ये रहा होम सिकनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। होम सिकनेस से थोड़ा कैसे बचें।